हेलो एवरीवन, ये नया लेक्चर है और 12th जून का करंट अफेयर है। तो अभी हम करने जा रहे हैं 12th जून का करंट अफेयर। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आइए, इंडिया ने सबसे पहले क्या किया है, इंडिया हैज रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, बीसीडी, ऑन मेजर इंपोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल। देखो, कस्टम ड्यूटी आप बढ़ा दोगे ना, तो वो चीज़ इंपोर्ट, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अफोर्डेबिलिटी यहाँ के लोगों की कम हो जाएगी और यहाँ आएगा भी नहीं वो। तो कस्टम ड्यूटी इसलिए कम कर दी गई, फ्रॉम 20% से ये 10 कर दी गई है। अच्छा, अब क्यों करते हैं दिस एडजस्टमेंट? एम्स टू एड्रेस द स्केलेटिंग एडिबल प्राइस। तो ऑयल प्राइस मैं कह रहा हूँ पहले से बढ़ता जा रहा है, अब आप उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दोगे तो और महंगी हो जाएगी। ठीक है, रिवाइटलाइजिंग, वी हैव टू रिवाइटलाइज द डोमेस्टिक रिफाइनिंग सेक्टर। तो एडिबल ऑयल सिनारियो इंडिया में देखा जाए तो दे आर मेनली वेजिटेबल ऑयल है, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे क्या नाम है, वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जाके कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ठीक है, और वो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। टू मेक देम सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ज़्यादातर जो एडिबल ऑयल होते हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग और डिओडोराइजेशन, ये सब टेक्निक्स हैं। देखिए, 9 एडिबल ऑयल जो इंडिया में है वो ग्राउंड नट के, रेप सीड, मस्टर्ड, मस्टर्ड बहुत यूपी में यूज़ होता है और भी जगह, सनफ्लावर, सेसमी, ये सब सारे, कैस्टर है, लिनसीड है, ये सब सारे हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 15 to 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सीड एरिया। तो ऑयल सीड एरिया हमारे पास जो है 15 से 20% है, और 6 to 7% है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन का, और 9 to 10% टोटल कंजम्पशन का। तो ग्लोबल कंजम्पशन का 9 से 10% करते हैं हम लोग, और वी हैव एरिया ऑफ 15 से 20%। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी चलिए आगे देख लेंगे, ये ब्लॉक में जो लिखा हुआ है। वी आर हैविली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी आर हैविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टू मीट इट्स एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। भाई रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है, घर में यूज़ हो रहा है। ठीक है, हर जगह रेस्टोरेंट चेन जो बन रही है ना, फूडी होते जा रहे हैं लोग, तो उसमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फॉलोड बाई चाइना, यूएसए। तो चाइना यूएसए से पहले हम। और ये पाम ऑयल जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 57% जो है, इट इज़ फ्रॉम द पाम ऑयल। तो पाम ऑयल से 57% है। देन सोयाबीन वाला 29% है। देन सनफ्लावर इज 14%। तो ये रेशियो, तो अगर आपको पूछा जाए तो पहले पाम ऑयल आएगा इंपोर्टेड में, देन सोयाबीन आएगा, देन सनफ्लावर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन व्हाट वी हैव, यहाँ पे देखते कुछ। देखिए, नेशनल मिशन है एडिबल ऑयल पे, ये लॉन्च हुआ है 2021 में, याद रख लीजिए। ये 2021 में नेशनल मिडिल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और स्पेशली पाम ऑयल के लिए 2021 में लॉन्च हुआ है। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड एंड पाम ऑयल, ठीक है, ये पूरा लॉन्च हुआ 18-19 में। ये सब सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट वी हैव, उज्ज्वला योजना। ठीक है, अच्छा देखिए, ये फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम थी, जिसमें क्या हुआ था कि एक डोमेस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को एनहांस करना था एक्सेस, ताकि क्लीन एनर्जी का एक्सेस हो। लोग लकड़ी जलाते हैं ना, वुड पे काम करते हैं। ठीक है, वुड से फिर गैसेस निकल रही, इसको स्मोक निकल रहा है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेज है, स्मोक है, लोगों को लंग प्रॉब्लम हो रही है, एक डिजीज़ बर्डन बढ़ रहा है। तो इससे क्लीन एनर्जी की तरफ जाना था, तो एलपीजी के लिए ये उज्ज्वला योजना आई थी। अब इसके 9 साल पूरे हुए। कितने साल, ये पीसीएस में पूछ लेगा कितने साल हुए हैं, इस तरह की पीसीएस में ही पूछता है, 9 साल हुए हैं। और स्टार्ट कब हुआ था, 2016 में। और पीएनजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके जो थी लॉन्च की गई थी इनके द्वारा। देखिए, क्लीन, यहाँ क्लीन कुकिंग फ्यूल है और कुछ नहीं। एलपीजी अवेलेबल कराना था, क्योंकि जो अदर ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल को रिप्लेस करना था। यू हैव टू रिप्लेस दिस ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल, जो कि फायरवुड था, कोल था, काउडंग केक्स, तो ये सब बहुत हार्मफुल थे। फिर टारगेट क्या था अंडर द स्कीम, वाज टू रिलीज 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन टू द डिप्राइव्ड हाउस होल्ड बाई 2020। उज्ज्वला फिर 2.0 निकला। ठीक है, इसमें 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया 2022 तक, या देना था, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग होंगे, स्पेशली वुमेन होंगी यहाँ पे, और अडल्ट वुमेन बिलोंगिंग टू अगर SC ST या प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अंत्योदय अन्न योजना वाले। ठीक है, TNXT गार्डन ट्राइब्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, पीपल रिजाइडिंग इन आइलैंड्स, रिवर आइलैंड्स, इनको भी एलिजिबिलिटी डाली गई थी, और लिस्टेड अंडर SECC हाउस होल्ड। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हाउस होल्ड में जो भी लोग इंक्लूडेड हैं, तो ये सब सारे लोग अवेलेबल थे
एलिजिबल थे, ठीक। हम्म, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, 2025 तक 10 करोड़ लगभग 10.33 करोड़ कनेक्शन इंडिया में दे दिया गया, पूरे इंडिया में। टोटल नंबर ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, 25,481 दिन 2024, 83% ग्रोथ थी। देन इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज जम्प्स टू, एक मिनट, हाँ हो गया। इंडिया सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है जम्प्स टू 64.3%, रैंक सेकंड बाई आईएलओ का ये एस्टिमेट है क्या है कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है इट हैज़ जम्प टू 64.3%। देखिए हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है ये 19% से 64.3% हो गया है, एंड 2015 में 19 था और अब हो गया 25 में इतना, एज पर द लेटेस्ट डेटा जो आईएलओ का डेटा है, ठीक है। 45% सर्ज हुआ है। अब सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ये है क्या, सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू गारंटी, एक इनकम सिक्योरिटी के लिए क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इंडिया में, ठीक है। इन द सिक्योरिटी देना, सोशल सिक्योरिटी हेल्थ रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई भी महिलाओं के लिए जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, जो भी इतनी सारी स्कीम्स आई हुई हैं, तो ऑल जैसे सिकनेस के लिए चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक मिनिमम पेंशंस देना, ठीक है, और श्रम योगी मानधन योजना, ये सब सारी जो ये आयुष्मान भारत है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, तो ये सारी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, these are all social security schemes। अब देखिए द थ्री पिलर्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन आर सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देना ना, इंश्योर्ड कराना, पहले से कुछ अमाउंट आप रकम इंश्योरेंस में देते रहते हो फिर, ठीक है, या फिर कोई अनफॉर्सीन कंडीशन आती है तो उस जमा किए हुए अमाउंट के बदले आपको कुछ पैसा मिलता है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। लेबर मार्केट प्रोग्राम्स हैं टू हेल्प सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस, जैसे श्रम योगी मानधन योजना जिसमें 50% मंथली कंट्रीब्यूशन करना है बेनिफिशियरी को, ठीक है, अगर आप बेनिफिशियरी हो आपको लाभ उठाना इस योजना का, और 18 से 40 साल के लोग इसमें प्रोटेक्शन में आएंगे, और एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा 50, तो 50% आप दोगे, 50% सरकार देगी, ठीक है, केंद्र सरकार। जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जीवन ज्योति 2 लाख रुपए का है और डेथ पे मिलेगा किसी भी कॉज से, आप अगर आपकी डेथ होती है। और अटल पेंशन योजना कैन अटेन अ पेंशन ऑफ 1,000 से 5,000 रुपए तक का है, ये भी 18 से 40। प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, ठीक है, ये 18 से 70 साल के लोगों के लिए है, जिसमें पीडीएस है, आयुष्मान भारत, ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये और भी स्कीम्स हैं। तो सुरक्षा बीमा योजना हो गई, पीडीएस हो गया है, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, ये सब सारी आ जाएंगी। अच्छा यहाँ पे और कुछ देखना है, फिर यहाँ पे क्या है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है, इट इंटेंसिफाइज इट्स ऑपरेशन टू कंट्रोल द बर्निंग कार्गो शिप ऑफ केरला कोस्ट पे एक शिप बर्न हुई है, ये देखिए बहुत खतरनाक, इसे पानी वानी डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि प्रीवियसली लास्ट मंथ एक कंटेनर शिप था, ये सैंक कर गया केरला के कोस्ट पे, और हजार्डस कार्गो था इसमें, ठीक है, और अशोर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट मैरीटाइम डिजास्टर, तो इट वाज हजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। रिस्क ऑफ डिजास्टर एसोसिएटेड विथ मैरीटाइम शिपिंग, अच्छा अब क्या है डिजास्टर, डिजास्टर के रिस्क क्या हैं, जो भी मैरीटाइम शिपिंग है, अगर ये मैरीटाइम शिपिंग हो रही है तो क्या क्या केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, इसका तेल वेल, इसके पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सल्फर अल्फर बहुत रिलीज होता है, जो भी सारी चीज़ें, तो रिस्क में भी प्रेडिक्टेबल, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल किसी तरह का हो सकता है, मान लो स्टॉर्म आ गया है या सुनामी आ गई, ठीक है। रिस्क गेट बिगर इन स्ट्रेट्स और चैनल्स में रिस्क ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू न्यूमरस रेक्स एंड शैलो वाटर की वजह से, ठीक है, और सी हाईवेज हैं यहाँ पे, ये सब सारी दिक्कत आ जाती है। द ग्रोइंग डेंसिटी ऑफ फेरीज जब बढ़ती हैं विथ हायर टनेज एंड ओल्ड एज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ शिप, ये सब दिक्कतें हैं जो फेस करना पड़ता है। नया रिस्क क्या है, क्योंकि हजार्डस केमिकल आप प्रोडक्ट ले जा रहे हो तो और डेंजरस कार्गो बढ़ रहा है, तो इससे भी और दिक्कत हो जाती है। देयर आर न्यूक्लियर वेस्टेज, सबमरीन वेपन्स एंड ऑल दैट। कुछ ह्यूमन एरर्स हैं, वॉर है, मेरीटाइम पेरेसी है, टेररिज्म है, ये सब सारी दिक्कतें हैं। देखिए तो मेनली मेंस पर्सपेक्टिव से दे दिया है, तो ठीक है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है और इकोनॉमिक लॉस है, कुछ ज़्यादा नहीं उस पर देखना है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के हिसाब से। तो देखिए बंकर कन्वेंशन 2001 का है बंकर,
और इट होल्ड शिप ओनर लायबल फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन से, अगर बंकर ऑयल पोल्यूशन हो रहा तो शिप ओनर लायबल होगा, और इसमें विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो बंकर कन्वेंशन 2001। दूसरा है रेक रिमूवल कन्वेंशन 2007, लीगल बेसिस फॉर स्टेट्स टू रिमूव शिप रेक्स दैट में इफेक्ट सेफ्टी। तो जो भी शिप रेक्स हैं तो वो सेफ्टी वो करने के लिए इनको हटाना ज़रूरी है। एच कन्वेंशन क्या है 1996 का, कंपनसेशन मिलेगा डैमेज कॉस्ट के लिए, क्लीन अप के लिए, रीइंस्टेटमेंट के लिए। और मारपोल, तो मारपोल सबसे इंपॉर्टेंट है 1973, ये डेट याद रखिएगा, मारपोल वाली 1973, ये भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये प्रिवेंट करेगा कि मेरीन पोल्यूशन ना हो शिप से, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग ऑयल पोल्यूशन, तो स्पेशली जो ऑयल पोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जाएगा। 1973 ये डेट, मारपोल याद रख लीजिए। एंड इंडिया इज सिग्नेटरी ओनली टू मारपोल, सिर्फ मारपोल के लिए हम सिग्नेटरी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यूजीसी ने क्या किया है, कुछ नोटिस वोटिस दी है यूजीसी ने, शो कॉज नोटिस किसको, फॉर नॉन कंप्लायंस एंटी रैगिंग रेगुलेशंस नहीं हुए हैं, इसलिए यूजीसी ने नोटिस वोटिस दे दिए। बस इसमें क्या देखना है, कंप्लायंस होना चाहिए 30 दिन में, और यहाँ टीजिंग, ट्रीटिंग, हैंडलिंग विद रूडनेस, ये सब सारा आ जाएगा फ्रेशर्स के साथ। तो ये सब प्रोविज ये है कि रैगिंग में क्या क्या आ जाता है। एंटी रैगिंग रेगुलेशन है 2009 का, और वार्निंग ये सब तो देना ही है इसको, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो वार्निंग पहले ही दे देंगे। कलेक्ट साइन अंडर, हाँ, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से अंडरटेकिंग ले लेंगे कि ये रैगिंग नहीं करेंगे आने वाले बच्चों का। और फेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं दे मस्ट रिसीव comprehensive information leaflet about their right and participate in joint sensitization program with the seniors. सेटिंग अप कमेटी, एंटी रैगिंग कमेटी भी बनी है, एंटी रैगिंग स्क्वाड है, मॉनिटरिंग सेल ऑन रैगिंग है, पनिशमेंट है, एक्सपल्शन फाइन हो जाएगा या सस्पेंशन हो जाएगा, और ये सब सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है ये एंटी रैगिंग कमेटी। देन एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी है। हाँ, राघवन कमेटी 2007 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ईसीएस के लिए स्पेशली। तो राघवन कमेटी 2007 का, इसने रिकमेंड किया था मेकिंग रैगिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो रैगिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द, ये फैकल्टी और स्टाफ को भी सब सारी देखना है चीज़ें, दे विल ऑल्सो हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और एंटी रैगिंग बॉडीज बनाई जाएगी। तो 2007 की क्या है रिकमेंडेशन थी राघवन कमेटी, और राघवन कमेटी किससे रिलेटेड है, रैगिंग से, जिसने कहा इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो राघवन कमेटी ने इसे क्या कहा, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2009 में आया था, जिसमें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर देना है, अगर किसी की रैगिंग हो रही फ़ोन मिला दो, कॉल सेंटर पे वो कर दो, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मरीन फिशरी रिसोर्सेज के बारे में है, रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मरीन फिशरी रिसोर्सेज 2025, जो एफएओ ने निकाला है। अब इसमें क्या है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स द यूनिक चैलेंजेस डीप सी स्पेसीज पोज फॉर सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी यूनिक चैलेंजेस, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या आया है कि द यूनिक चैलेंजेस दैट डीप सी स्पेसीज पोज फॉर सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, इनका सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता है ना, बिकॉज इंक्लूडिंग ऑफ लेट मेचोरेशन, स्लो ग्रोथ, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, लो नेचुरल मोर्टेलिटी रेट एंड इनफ्रीक्वेंट स्पॉनिंग। सो दिस इज अबाउट द डीप सी स्पेसीज। जो डीप सी स्पेसीज होती हैं उनके कुछ चैलेंजेस हैं, उनकी कुछ दिक्कतें हैं, जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो डीप सी स्पेसीज की क्या क्या दिक्कत है, देखो, जो डीप सी स्पेसीज होते हैं ना, उनके बारे में ये है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। एंड वाई दे आर मोर वल्नरेबल, द रीजन इज दैट कि इनका मेच्योरेशन इन रिप्रोडक्टिव एज, लेट मेच्योरेशन का मतलब है ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज में लेट पहुंचते हैं, ठीक है। मान लो 2 साल की बजाय 10 साल में पहुंच रहे हैं, ठीक है। जैसे इंसान है, हम लोगों का 13 ईयर से मेच्योरेशन हो जाता है, इनका और लेट होगा। तो अगर आप इनको यूज करोगे तो सस्टेनेबली आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको रिकवर होने में, रिप्रोडक्टिव एज जब लेट होगी तो इनको मान लो आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, तो इनकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उनको ग्रो करने में टाइम लगेगा। उनकी रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है तो उनकी ऑफ स्प्रिंग होने में और टाइम लगेगा, तो इनका जो रिप्रोडक्शन पूरा रेट है वो पूरा ओवरऑल जो देखा जाए तो ये कम हो जाता है। इनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो ये एक बार एक्सप्लॉइट हो गए तो रिकवर नहीं कर पाएंगे आसानी से। मोर्टिलिटी रेट जो है इनका ज़्यादा है, और स्पॉनिंग जो होती है तो दे रिप्रोड्यूस वेरी लेस। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन वो लेस फ्रीक्वेंट होता है, लेस फ्रीक्वेंट। तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि लेट मेच्योरेशन हो रहा है पहले तो। दूसरी बात ये है
कि दो स्लो ग्रोथ हो रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और लो नेचुरल मॉर्टेलिटी है, ठीक। और इनफ्रिक्वेंट स्पॉनिंग मतलब दे रिप्रोड्यूस लेसर फ्रीक्वेंसी होती है रिप्रोडक्शन की। देखो अगर जैसे बैक्टीरिया है बहुत तेज ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े बड़े, तो बहुत से की जो लाइफ होती है, वो जो रिप्रोड्यूस करने की जो एज होती है वो जल्दी अटेन नहीं करते, लेट में अटेन करते हैं, जिससे वजह से रिप्रोडक्शन ओवरऑल रेटिंग का कम रहता है, ठीक। तो इसी को कहा गया कि डीप सी स्पेसीज के साथ ये कुछ दिक्कतें हैं और ये हाईलाइट किया गया एफएओ में। देखो मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। चलिए आइए, इसमें थ्रेट है ओवर फिशिंग। अगर आप ओवर फिशिंग कर लिया, अब इनकी ऑफस्प्रिंग आई तो एक तो आएगी नहीं, अब आई इनको रिप्रोडक्शन एज में मान लो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इनकी ऑफस्प्रिंग बड़े होने में उनका रिप्रोडक्शन एज में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इनको आप सस्टेनेबली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओवर फिशिंग हो रही है, इलीगली होती है, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है इन सब ऑर्गेनिजम्स की। तो 29% ऑफ द डीप सीज जो हैं दे आर फिश स्टॉक्स, तो दे आर फिश स्टॉक्स एंड दे आर बीइंग सस्टेनेबली फिश्ड मेकिंग देम वल्नरेबल। तो इनको लगातार भाई सस्टेनेबली लिख तो दिया है बट दे आर नॉट फिश्ड, मतलब ज़्यादा सस्टेनेबली तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हैं। देन व्हाट वी हैव 64.5% ऑफ ऑल फिशरी स्टॉक, जितना भी फिशरी का स्टॉक है आर एक्सप्लॉयटेड विद इन द सस्टेनेबल लेवल, वाइल 35% जो है ओवर फिशिंग है। तो चलो ये डेटा दे दिया कि ग्लोबली 64.5% फिश स्टॉक्स को जो एक्सप्लॉयट किया जाता है वो सस्टेनेबल लेवल पे किया जाता है, जो बाकी 35.5% है उनका ओवर फिशिंग की जाती है। ओवर हाफ ऑफ द हाईली माइग्रेटरी शार्क जो हैं, ज़्यादातर जो माइग्रेटरी शार्क्स हैं, जो स्टॉक्स हैं शार्क के, दे आर कंसिडर्ड अनसस्टेनेबल विथ 43.5% ऑफ 23 एसेस शार्क्स। और देखो यहाँ पूरी बात ये कही गई है कि जो शार्क है इनकी भी ओवर फिशिंग विशिंग हो रही है, बस यही सब है। WTO क्या है ऑन फिशरी सब्सिडीज, तो WTO का एग्रीमेंट है किस पे, ऑन फिशरीज सब्सिडीज क्रिएट्स 3 की प्रोहिबिशंस। अच्छा देखते हैं, बैन सब्सिडीज फॉर वेसल्स और ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन IUU फिशिंग। जो भी IUU फिशिंग में इन्वॉल्व है इनकी सब्सिडी मत दो, ये इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड। तो जो भी IUU फिशिंग हो रही है इनके सब्सिडी मत दो, नहीं तो आप प्रमोट करोगे, सब्सिडीज मिलेंगी तो और ये फिशिंग करेंगे, तो फिश की पॉपुलेशन को दिक्कत आ जाएगी और उनकी दे विल नियर थ्रेटेंड बनेंगे, फिर एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे, दे विल बिकम इंडेंजर्ड, ठीक है। तो प्रोहिबिट सब्सिडीज फॉर फिशिंग ओवरफिश्ड स्टॉक्स अनलेस मेजर्स आर इन प्लेस टू बिल्ड देम सस्टेनेबल लेवल। जब तक ऐसा कोई मतलब जरिया ना आ जाए, ऐसा कोई मेजर ना ले लिया जाए, इनके सस्टेनेबल लेवल तक इनको पहुंचा ना दिया जाए, मतलब कि ओवर फिशिंग नहीं करना। ओवरऑल ये है कि ओवर फिशिंग, ठीक है, बस यही सब है। आइए हटाइए ये सब, IUU फिशिंग बस वही है, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड। लोकपाल के बारे में क्या आया है, न्यू मोटो आया है लोकपाल का, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। 2013 का एक्ट था और जो इंडिया में है और बाहर है दोनों पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, एंड द प्राइम मिनिस्टर को भी अप्लाई होगा। चेयरपर्सन्स होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। देन CGI होगा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मेंबर्स के बारे में है, मेंबर्स लेस देन 40, चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी एमिनेंट पर्सन हो सकता है, और 5 ईयर्स और अनटिल देन दे 70 साल तक की एज तक का रहेगा आदमी। तो अगर CGI है तो जब तक 70 ईयर्स की एज ना अटेन कर ले तब तक रहेगा। या मेंबर लेस देन है या मोर देन 545 होगा ये, 1 मिनट। सो प्लीज़ ये वाला पॉइंट मे बी आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। ये क्या है 45 वाला, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेस देन 45, मिनिमम 25 एक्सपीरियंस है एज का। चलिए खैर आगे देखते हैं। शेंजन एरिया, हाँ ये शेंजन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, शेंजन वीज़ा भी होता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे कोई भी इंडियन एम्प्लॉई है फ्रेंच एम्बेसी में, मान लीजिए न्यू दिल्ली, इट स्कैम्ड, एक उसने स्कैम किया हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इनको शेंजन वीज़ा दिलाएगा, ठीक है। अब शेंजन एरिया का जो 29 कंट्री आती हैं, जिसमें 25 EU मेंबर हैं और 4 नॉन EU मेंबर हैं। इस शेंजन एरिया में आइलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा, स्विट्ज़रलैंड आएगा
और लिंचेनस्टीन आएगा। लाइचेंस्टीन सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरा, ये लिंचेनस्टीन जो है लैंड लॉक्ड है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशन है शायद वर्ल्ड का या यूरोप का। तो चार, लिंचेनस्टीन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब तो आ रहे हैं, ठीक है। और 25 कंट्री ईयू की आ रही हैं, तो ये शेंजन एरिया है। अब इसमें क्या है, ये जो कंट्रीज होते हैं दे इंगेज इन क्लोजर कोऑपरेशन, ये जो कंट्रीज होती हैं they engage in closer cooperation, allowing them to achieve greater benefits that would be impossible to attain। तो ये सब ग्रुप्स में आके काम करते हैं और एक कॉमन वीज़ा इन लोगों के लिए होता है, और ट्रैवल वेवल करना आपस में आसान हो जाता है। दे कैन ट्रैवल अपने एरिया में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, या शेंजन वीज़ा लग जाएगा। और द चेक्स जो होता है इंटरनल बॉर्डर्स पे, ये अबॉलिश कर दिया गया इनके लिए आपस में। एंड शेंजन इज ऑल्सो मेजर ड्राइवर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फॉर 32 यूरोपियन बिजनेसेस एंड दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सिंगल मार्केट, ठीक है। बस इसीलिए आया है। देन व्हाट वी हैव, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट किसके बीच में है, देखो उला कहाँ हुआ है, उलान बटोर मंगोलिया, और 22वां जो है ये है, और बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मंगोलिया, ठीक है। खान क्वेस्ट पहला 2006 में हुआ था, और इंडियन आर्मी यहाँ पे पहुंची है अभी, ठीक है। तो 2003 में से ये बायलैटरल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और इंडिया भी गई है। ऑब्जेक्टिव था टू प्रिपेयर द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर पीस कीपिंग मिशन के लिए प्रिपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। हाँ, तो और ये चैप्टर 7 जो यूएन चार्टर का क्या कहता है, एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट फॉर द पीस, ब्रीचेस ऑफ पीस एंड एक्शंस ऑफ एग्रेशन, ये सब में भेजा जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन, इंडिया इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA का भी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन। और सेकंड सेशन में अभी ये नाइस में हुआ था, फ्रांस में पार्टिसिपेट किया गया है, IALA की काउंसिल हुई थी, 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इन 2024 में क्या हुआ कि ऑफिशियली चेंज इट्स स्टेटस फ्रॉम NGO टू इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये NGO था और 24 में इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नेविगेट अथॉरिटीज, मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट्स, साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफर देम द अपॉर्चुनिटी टू चेंज एंड कंपेयर द एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। तो ये पूरा इनका ऑब्जेक्टिव है। भगीरथी इको सेंसिटिव जोन क्या है, सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर जो एट गंगोत्री में इस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टॉल किया गया है इनसाइड द भगीरथी इको सेंसिटिव जोन, और एंड हैज कंसर्न सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप इस पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो है दे आर फ्राजाइल एरियाज, ठीक है। थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस है, वहाँ के नीचे डिस्टर्ब हो सकता है, हैबिटेट डिस्टर्ब हो सकता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस पे तो भारत भगीरथी इको सेंसिटिव जोन, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द रिवर गंगास मोस्ट प्रिस्टीन स्ट्रेच, जो गौमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक है। और यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाना, खासकर सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर लाना, उससे पॉल्यूशन होगा, स्मोक डेवलप होगा, और भी केमिकल्स रिलीज होंगे और वहाँ की इन्वायरमेंट इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे। नोटिफिकेशन 2012 में इशू हुआ था। इट मैंडेट्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड टू प्रिपेयर द जोनल मास्टर प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, ये सब सारी चीज़ें। अब ये वाला याद रखो कि भगीरथी इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। अब वहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर लाना, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। रीजनिंग बेस्ड क्या है, लैंग्वेज मॉडल है। फ्रेंच AI स्टार्टअप है, मिस्ट्रल लॉन्चेस यूरोप्स फर्स्ट रीजनिंग बेस्ड लैंग्वेज ए लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ठीक है। ये AI सिस्टम है जो अंडरस्टैंड कर लेगा या जनरेट कर देगा ह्यूमन लैंग्वेज को बाई प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग बेस्ड लैंग्वेज मॉडल क्या है, AI प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है बाई एक्सटेंडिंग LLM विद एडवांस्ड रीजनिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एंड दीज मॉडल्स एम्प्लॉय चेन ऑफ थॉट टेक्निक्स, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब प्रॉब्लम तोड़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा अनलाइक ट्रेडिशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM दैट रिलाई हैविली ऑन वास्ट डाटा सेट्स एंड कंप्यूटेशनल पावर पे डिपेंड करता है, तो ये नहीं करेगा वास्ट डाटा सेट पे। दिस इज रीजनिंग बेस्ड लैंग्वेज मॉड्यूल। कंसर्न क्या है, महंगा है, प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीज़ें हैं।
सो सीधी सी बात यह है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, रीजनिंग पे ज़्यादा जोर देता है आरएलएम। आरएलएम इज मोर रीजनिंग, वेयर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल इज नॉट ये पैटर्न और डेटा सेट्स पे बेस्ड है, वेयर लॉजिक्स पे बेस्ड होता है रीजनिंग वाला। ये वाला जो है लॉजिक पे बेस्ड होगा, और लॉजिक लगा करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके, तो मेनली इट इज़ लॉजिक बेस्ड, तो इट इज़ लॉजिक बेस्ड। ठीक है, ये भी लॉजिक है, मेनली इट डिपेंड्स ऑन मोर डेटा सेट्स। अगर डेटा सेट जैसे स्काई इज ब्लू, ठीक है, तो ज़्यादातर डेटा में अगर स्काई ब्लू है तो ये मान लेगा स्काई ब्लू है। बट आरएलएम अगर कहोगे तो स्काई ब्लू, ये बताएगा किस वजह से ब्लू है, कोलॉइडल नेचर की स्काई की वजह से ब्लू है या क्या है, पूरा सिस्टमेटिक रीजनिंग करेगा इसकी। ठीक है, ये जस्ट बता देगा, तो ये मोर इट इज़ एनालिटिकल। चलो भैया हो गया। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है पहले ये देख लो। ये एक फ़ी है जो बैंक चार्ज करता है मर्चेंट्स को फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट। आप दुकान पे गए, ये शॉपकीपर है, तो भैया ये आप मशीन आपको देगा पॉइंट ऑफ सेल वाली, ठीक है, आप यहाँ से कार्ड वार्ड स्क्रैच करोगे, ठीक है, इसके में पैसा आ जाएगा, तो ये एक डिस्काउंट रेट है। ठीक है, तो मर्चेंट इस फी दैट बैंक चार्ज, मर्चेंट से पैसा लेगा, क्या नाम है, बैंक, कि भैया हमें पैसा दो, तुम्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं पेमेंट, तुम्हें आसानी से आ जा रहा है कैश के फॉर्म में, तुम्हारे डायरेक्ट खाते में चला जा रहा है। तो अर्लियर मर्चेंट यूज टू पे 1% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन द कार्ड पेमेंट। अब 2020 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ, तो गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ दिस एमडीआर चार्ज टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट, प्रमोट करने के लिए कि भैया अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे तो प्रमोट कैसे होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लैरिफाई दैट देयर इज नो प्लान टू इम्पोज, अभी एमडीआर यूपीआई पेमेंट्स पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं निकालेंगे। कार्बर बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या भैया, इंडिया हैज़ वॉइस्ड डीप रिजर्वेशंस अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब है क्या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज यूज टूल, यूरोपियन यूनियन का टूल है, टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड। जब कार्बन इंटेंसिव गुड बन रहा है, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, जो कार्बन मतलब भाई जलाओगे ना, कोयला यूज करते हो और यूज कोल, ठीक है, तो कार्बन है, या कोकिंग कोल यूज हो रहा है तो कार्बन है। तो अब ये सब में जब कार्बन यूज होता है, तो जो क्या किया ईयू ने कि जो भी कार्बन एमिट हो रहा है इन सब के प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उस पर फेयर प्राइस लगा दी। ठीक, दैट आर एंटरिंग द ईयू। अब ईयू में कोई गुड आ रहा है जो जिसमें कार्बन, जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ है, तो उस पर और एक चार्ज लगा दिया, प्राइस लगा दिया, ताकि भाई टू इनकरेज क्या करने के लिए, क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो इन नॉन ईयू कंट्रीज। देखो ये सब सारे एक मेजर होते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं भैया ना। अगर किसी को अपने यहाँ कुछ मंगाना है प्रोडक्ट, ठीक है, कोई इंपोर्ट कर रहा है और करना नहीं चाहता कि यार मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट ना आए, मेरी डोमेस्टिक मार्केट डिस्टॉर्ट होगी, तो क्या करेगा, टैरिफ बढ़ा देगा, ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा। नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर्स होते हैं, तो नॉन टैरिफ बैरियर एक तरह से भाई आपने इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके लिए सेट कर दिया है, सब सारी चीज़ें। अब भैया तो उसके यहाँ जाएगा, इट इज़ फिट फॉर 55 स्ट्रेटेजी है, ताकि ईयू का ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये सब रोकने के लिए। ठीक है, चलिए सब सारी, चलिए हो गया फालतू बातें, आइए आप देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे मैं कुछ गलत कुछ एक्सप्लेन किया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा दैट हैव एक्सप्लेन रॉन्ग, अगर आपको अपने हिसाब से लग रहा है। कुछ गलतियाँ ह्यूमन एरर हो जाता है। यूरेशियन वाटर अगर में एरर नहीं होता तो मतलब मैं आईएएस अधिकारी बन के कहीं बैठा ही होता। चलिए यूरेशियन वाटर, चलिए कोई बात नहीं, आईएएस नहीं तो यही सही। रिसेंटली अ रेयर साइटिंग हुई है, यूरेशियन ऑटर्स दिखे हैं कश्मीर में। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज़ अ सेमी एक्वेटिक मैमल, मैमल मतलब मेमोरी ग्लैंड लैंड ये सब है, और क्या है कॉर्डेट्स में आएगा ये सब, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी और ये सब होती है। अब ये सेमी एक्वेटिक है, मतलब कभी पानी में रहता है कभी बाहर आ जाता है। यूरेशिया का नेटिव है, एंड द मगरिब मतलब वेस्ट। अब ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन 3 कॉन्टिनेंट्स में है। अडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक लाइफ स्टाइल के लिए, अडेप्टेशन मतलब वेब डिफीट होता है ना, पंजा है ना, ये नाखून है, या वेबिंग हो जाती है, ठीक है, वह तैरने वैरने में आसानी हो जाती है। स्मॉल ईयर्स हैं, ठीक है, नोज है, वेन अंडर वाटर, तो ये सब अडेप्टेशंस हैं पानी में रहने के लिए। फिर ये नियर थ्रेटेंड है, और साइड्स में 1 मतलब कि काफ़ी लेवल ऑफ वो प्रोवाइड किया गया है इसको प्रोटेक्शन, और नियर थ्रेटेंड। और कहाँ मिला है, यूरेशियन ऑटर, कश्मीर में। अच्छा, ब्राउन फर भी होती है इसकी, ठीक है, लॉन्ग लिथ बॉडी, थिक टेल, ठीक है, शॉर्ट लेग्स। अब ये क्या, मेजर लूनर स्टैंड स्टिल,
रेयर मेजर लूनर स्टैंड स्टिल फिनोमेना अभी देखा गया है। जून्स फुल मून नोन एज स्ट्रॉबेरी मून, ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर द स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट सीजन के बाद नॉर्थ अमेरिका में। अब ये है क्या? लूनर स्टैंड स्टिल ये कब होता है? व्हेन द मून्स ऑर्बिट रीचेज इट्स मैक्सिमम टिल्ट, जब मून की जो ऑर्बिट है जिसमें टिल्ट बहुत ज़्यादा रिलेटिव टू अर्थ ज़्यादा हो जाता मून का, ठीक है। दिस कॉजेज मून टू राइज एंड सेट एट इट्स मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स along the horizon. As a result जो मून है इट appears lower in the sky than the usual northern hemisphere में। बस ये है कि लोअर दिखता है, टिल्टिंग की वजह से लोअर दिखता है स्काई में, ठीक है। तो मेजर लूनर स्टैंडर्ड्स जो हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं एंड रेयर आर, दीज आर रेयर इन हैपनिंग, दैट हैपन्स ओनली वंस एवरी 8.6 ईयर। तो 18.6 साल में, मतलब 20 साल ले लो यार, ऐसे ही 18 साल में लगभग 18-20 साल है, पहली बार होता है। तो मेजर लूनर स्टैंड स्टिल, और ये बहुत क्लोज दिखा है, ठीक है, विद रेडियंट लूनर स्पेक्ट्रम स्ट्रॉबेरी मून, ठीक है, स्ट्रॉबेरी मून आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये हो गया ख़त्म हमारा। चलिए फिर मिलेंगे नए दिन नया करंट अफेयर। थैंक यू।